करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल रंजन और स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। और यहां पर आपके मन में जो भी प्रश्न है, चाहे वो आपके करियर से जुड़े हों, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके जॉब से जुड़े हों, जो भी तमाम एक सवाल आप पूछना चाहते हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, साझा कर सकते हैं। और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। और तमाम एक सवाल हमारे पास आ भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे कू ऐप यूज़र्स का, क्योंकि आपका भरपूर प्यार हमें यहाँ पर मिल रहा है। तमाम एक प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं और लगभग 2.5 लाख का जो सब्सक्राइबर बेस है वो पहुँचने वाला है। तो बहुत ज़्यादा आपका प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना यही प्यार, यही आशीर्वाद हम पर यूँ ही बनाए रखें। इसके अलावा मौज पर भी तमाम एक यूज़र हमारे से जुड़ते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं, तो आपके भी तमाम एक सवाल हमारे पास आ रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके सभी सवालों को हम यहाँ पर ले पाएँ और आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब दे पाएँ। फिर भी अगर कोई देरी आ जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों को हम यहाँ पर ले पाते हैं। इसके अलावा सिद्धू जी का, तो सिद्धू जी ने यहाँ पर प्रश्न पूछा है, पिन करो प्लीज़ माय कमेंट। तो बिल्कुल आपको भी हम यहाँ पर कमेंट करेंगे। आप पहले अपना प्रश्न पूछिए कि क्या आपके यहाँ पर प्रश्न है, क्या आप जानना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। और तमाम एक सवाल आपके जो आ रहे हैं उनके हम यहाँ पर जवाब भी देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर अब ले लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आया है रागनी ढोक जी का। तो रागनी ढोक जी ने लिखा है कि हेलो सर, आई एम रागनी ढोक फ्रॉम छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा से हैं ये। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम कहा भी था, जब आप प्रश्न पूछते हैं तो अपना डिस्ट्रिक्ट या अपना स्टेट जरूर मेंशन करें, जिससे हमें पता चले कि हमारे यूज़र्स कहाँ कहाँ से हमसे जुड़ रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर आपने करी है कि आपने यहाँ पर बताया भी है कि आप कहाँ से हैं। और प्रश्न आपका आया है कि सर, जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान कैसे दें। तो देखिए, ये बहुत ही टिपिकल सवाल है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने यहाँ पर पूछा है, क्योंकि आपको दो चीज़ों में सामंजस्य बैठाना है, कंपैटिबिलिटी यहाँ पर निकालनी है। आपको अपनी जॉब भी करनी है और उसके साथ साथ अपने एजुकेशन के लिए भी समय निकालना है, उसको भी आपको यहाँ पर करना है। तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपने जो प्रश्न पूछा है, बिल्कुल यहाँ पर उसका आंसर भी हम करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक रूटीन अपने लिए सेट करना होगा। रूटीन सेट करने के लिए सबसे अच्छा बेहतर तरीका होता है अपने लिए एक टाइम टेबल बना लेना। जब आप टाइम टेबल बना करके कार्य करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप उसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे सिर्फ आपको फोकस करना होता है। इम्प्लीमेंटेशन आपको वहाँ पर करनी होती है। टाइम टेबल बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आप कब कौन सा काम कर रहे हैं और किस में पीछे चल रहे हैं, किस में समय से पहले चल रहे हैं, वो चीज़ें भी आप यहाँ पर ईज़िली फोकस कर पाएंगे, देख पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग निर्णय भी ले पाएंगे। रन टाइम पर आप अपने यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं कि हाँ, आपको अब आगे कैसे करना है, क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, वो सब भी यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आप एक अपना रूटीन बनाइए। पढ़ाई जहाँ तक आपको करनी है तो पढ़ाई के लिए एक आपको अलग से टाइम टेबल बनाना होगा कि आपने अगर इवनिंग का टाइम स्लॉट लिया है, या कुछ लोगों का, क्योंकि हर एक की अपनी बॉडी क्लॉक होती है। कुछ ही लोगों को आपने भी देखा होगा कि सुबह उठ करके पढ़ना पसंद होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देर रात तक पढ़ाई करते हैं। कोई म्यूज़िक के साथ पढ़ाई करते हैं, तो बिल्कुल सन्नाटे में भी पढ़ने वाले लोग यहाँ पर होते हैं। तो उस तरह के आपको जो भी आपकी बॉडी क्लॉक आपको अलाउ करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक बेहतर सा अपने लिए स्केड्यूल बनाना होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आएंगी स्केड्यूल को फॉलो करने में, क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्रेशर है जॉब का भी और एजुकेशन पूरी करने का भी। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा वक्त अगर आपने निकाल लिया, और कहते भी हैं कि अगर आप 21 दिन तक कोई कार्य कर लेते हैं तो फिर आपकी वो हैबिट में शामिल हो जाता है। तो आपको वो जो आपकी आदत है, जो टाइम टेबल फॉलो करने की जो आपको बनानी है, वो 2-4 दिन तो सभी लोग फॉलो कर लेते हैं, लेकिन आपको 21 डेज़ तक को उसको फॉलो करना होगा। और निश्चित तौर पर आपका यहाँ पर जो स्केड्यूल है वो आपका बन जाएगा और अच्छे से आप यहाँ पर कार्य कर पाएंगे। वो चीज़ आपकी ज़रूर रहेगी। यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज़ टफ होता है, टिपिकल होता है, लेकिन जल्दी उसमें आप आगे जब एक बार इनिशिएट करेंगे तो वहाँ पर बैकआउट मत मारिएगा, आगे बढ़िएगा। निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न हमारे पास आया है
काजल गुप्ता जी का। काजल गुप्ता जी ने यहाँ पर पूछा है कि मेरा 4K है मौज पर बट लाइव नहीं है तो क्या करूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग यूज़र्स हैं, अलग अलग लोग हैं जिनको क्रिएटर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अब आपका कौन से क्रिएटर की कैटेगरी में आता है इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लाइव हर एक को मिल जाए। लाइव अभी चुनिंदा लोगों को ही दिया गया है। इसके अलावा क्रिएटर्स जो अलग लेवल पे आए हैं, अलग अलग फॉर्म में आए हैं, उनको भी यहाँ पर लाइव दिया गया है। तो जो नहीं कि आपको अभी नहीं मिला तो कुछ समय बाद मिल जाएगा। आप अपना कार्य करते रहें, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, मान लीजिए आप मोटिवेशन में हैं, आप फैशन एंड ब्यूटी में हैं, जिसमें भी आपका डोमेन है, जिस पे भी आप कार्य कर रहे हैं, उस पर आप लगे रहिए। निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म की बात नहीं करेंगे, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अगर आपको लाइव जाने का मौका अभी नहीं भी मिल रहा है तो फ्यूचर में आपको मिलेगा। निश्चित तौर पे आप प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो आपके जो भी प्रश्न हैं आप लोगों के, आप यहाँ पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपके तमाम एक सवालों को यहाँ पर हम लेते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसको भी हम यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कवर अप किया जा सके। एक और चीज़ जो हमारे पास आ रही है कि 1-to-1 काउंसलिंग की भी रिक्वेस्ट बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो अभी 1-to-1 काउंसलिंग हमने शुरू नहीं करी है। फ्यूचर में जब उस पर काम करेंगे तब आपको बता भी दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी यहाँ पर 1-to-1 काउंसलिंग नहीं चल रही है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अपने पर्सनल मोबाइल नंबर्स, अपने ईमेल आईडीज़ पब्लिक डोमेन पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर शेयर मत करिए। उसको तमाम एक लोग देखते हैं, सुनते हैं और उसके बाद आपको कोई साइबर फ्रॉड का शिकार भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस तरह से, मतलब हम जब वर्कआउट करके आपको बताएंगे तब आप हमसे जुड़िएगा। अभी के लिए आप जनरल काउंसलिंग के थ्रू ही आइए। कोशिश करिए जो आपके सवाल हैं वो जनरल काउंसलिंग में ही कवर अप हो जाएं। इंडिविजुअल काउंसलिंग अभी हमने शुरू नहीं करी है, तो वहाँ पर इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जब करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बताएंगे। अभी के लिए आप अपने पर्सनल जितने भी आपके नंबर, ईमेल आईडी लग रहा है उनको शेयर मत करिए। कम से कम पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर तो बिल्कुल भी मत करिए। उससे आपको ही भविष्य में खतरा रहेगा, आपको ही आर्थिक रूप से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि फ्रॉडस्टर की नज़र में ये सारी चीज़ें बहुत आती हैं। तो जितना आप उनसे बच के रहेंगे उतना ही आपके लिए ये लाभदायक रहेगा। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर हम आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पर अपने ईमेल आईडीज़ या अपने पर्सनल नंबर्स वगैरह मत डालिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आया है प्रदीप साहू जी का। तो प्रदीप साहू जी ने काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न पूछा है, पढ़ लेते हैं पहले क्या क्या उन्होंने पूछा है। उन्होंने पूछा है, सर गरीब लोग को न्याय नहीं मिलता, न्याय के लिए शहीद हो गए हमारे पूर्वज दादाजी के भाई को रीवा भेजा गया, सारी जमीन कब्जा कर लिए तौलन प्रसाद साहू, जागेश्वर प्रसाद साहू, साहू समाज के चौधरी थे। 2017 में रोते हुए भगवान से न्याय मांग रहे थे। हर बृहस्पतिवार को व्रत रखा करते थे, फिर भी न्याय नहीं मिला। हमारे पिता श्री बिंद्रा प्रसाद साहू न्याय के विकलांग होते हुए भी हम गरीब बच्चों को पेट भरने के वजह मुकदमा दाल चावल बेचकर लड़ रहे थे। नेताओं के आगे न्याय नहीं मिला। बंसल लाल जी आज भी हमारे ज़मीन पर अपना घर बना। तो तमाम एक यहाँ पर इन्होंने नाम भी लिए हैं, तमाम एक लोगों को यहाँ पर उन्होंने बताया भी है। तो जब आप यहाँ पर बता रहे हैं प्रदीप साहू जी कि आपका कोर्ट केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है और आपके पिताजी ने काफ़ी लंबी यहाँ पर लड़ाई लड़ी भी है न्यायपालिका में, जब मुकदमा है तो उस पर किसी भी तरह का कोई भी कमेंट करना यहाँ पर सही नहीं बनता है, हमारे लिए भी और किसी के लिए भी। जब न्यायपालिका में मुकदमा चल रहा है, अगर नहीं होता तो आपको सजेशन मांग रहे होते कि यहाँ पर क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो सजेशन कोई भी एक्सपर्ट यहाँ पर आपको दे सकता है। लेकिन अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी के द्वारा कमेंट किया जाना सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारी तरफ से भी आपको फ़िलहाल अभी इस पर कोई भी कमेंट नहीं मिल पाएगा। विचाराधीन मामला है, न्यायालय के अंतर्गत आता है,
तो यहाँ पर हम अभी यहाँ पर कोई भी कमेंट आपको नहीं कर पाएंगे। आशा करेंगे कि आपका जो भी परेशानी है, जो भी दुख दर्द है, तकलीफ़ है, वो जल्द ही जल्द दूर हो जाए। आपको अपना खोया हुआ जो संपत्ति है, जो कुछ भी आपको लगता है कि आपकी है, उस पर आपको मालिकाना हक मिल जाए। बस प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, लेकिन उस पर हमारी तरफ से कोई भी कमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हम मुकदमे के बारे में ना कुछ जानते हैं। आपने अपना पक्ष रख दिया। अब मुकदमे में क्या होता है, क्योंकि दो पक्ष होते हैं। अब सामने वाले पक्ष की क्या दलीलें हैं, क्या उसने सोचकर कब्जा किया है जैसा आपका वर्णन है, या उनका हक बनता है, आपका कब्जा था, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए हमारी तरफ से कोई भी कमेंट करना यहाँ पर सही नहीं है। अभी आप मुकदमा जब लड़ रहे हैं उसको पूरा करिए, अच्छे से करिए, अपनी दलीलें रखिए, और अगर भगवान ने चाहा तो निश्चित तौर पे सच्चाई की जीत होगी। अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मैं बेसिकली उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूँगा जो सच के साथ खड़ा हुआ है, और मैं चाहूँगा कि अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो आपको जीत मिले। तो इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा कमेंट करना अभी कुछ न्याय संगत नहीं लगता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न आया है साहिद जी का। साहिद जी ने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। साहिद जी ने पूछा है कि हम अमीर कैसे बनेंगे। तो साहिद जी आपको बताना चाहेंगे, देखिए अमीर तो आप बन चुके हैं। आप कहेंगे कैसे, आपने बोल दिया, बोलने से थोड़ी अमीर बन जाएंगे। तो साहिद जी, मेरे बोलने से नहीं, आपके सोचने से आप अमीर बन गए हैं। अगर आपने ये बात मान ली है, ठान ली है, और ये आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आपको अमीर बनना है, तो दुनिया की, कायनात की कोई भी शक्ति आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती है। आप अमीर बन के रहेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ दुनिया वालों को जताना है, दिखाना है, करके दिखाना है। तो अमीर बनने की आपने सोची है तो सोच नहीं लिया, आपने उसको ठान लीजिए, और मेरी नज़रों में आप अमीर बन चुके हैं। अब तो आपको सिर्फ सामने वाले को करके दिखाना है कि हाँ देखो, तुम जो मेरे बारे में ऐसा कहते थे या मेरे बारे में ऐसा सोचते थे, ऐसा नहीं है। मैं देखो यहाँ पर इस लेवल तक पहुँच चुका हूँ, इस लेवल तक जा चुका हूँ। अब आपको सिर्फ अपनी इम्पोर्टेंस सामने वाले तक दिखानी है, एक्सप्रेस करनी है। उसके लिए कड़ी मेहनत अब करनी पड़ेगी। जब इस तरह का कमिटमेंट आ जाता है ना, तो फिर मेहनत करनी पड़ती है। अब तो क्योंकि नाक की बात आ गई है कि अब आपकी नाक नीचे नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका सिर झुकना नहीं चाहिए। अब आपको सामने वाले को करके दिखाना है कि हाँ, तुमने हमें किस लेवल का समझा था, क्या सोचा था, अब देखो हमारा लेवल क्या निकल के आता है। ठीक है, तो जब ये वाली बात है तो फिर आपको अब मेहनत से पीछे नहीं भागना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। और आपने अगर अमीर बनने की सोची है तो निश्चित तौर पे आप अमीर बन के रहेंगे, खूब आगे जाएंगे, खूब ऊपर बढ़ेंगे, अपने जीवन में खूब तरक्की करेंगे। लेकिन उसके लिए अब प्रयास भी आपको करने पड़ेंगे। बिना प्रयास करे, सिर्फ सोचते रहने से अमीर नहीं बनने वाले। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे अमीर बनना है और अमीर बन गए, तो ऐसा नहीं है। अमीर बनने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके इंसान अमीर बनता है और लोग उसकी सक्सेस की कहानी सुनाते हैं। नीरज चोपड़ा जी जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक्स में। तो सबने ये तो देखा कि 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर वो करोड़पति बन गए कि उन्होंने भाला सबसे ज़्यादा दूर फेंक दिया, जैवलिन सबसे ज़्यादा दूर फेंक दिया, और वो विश्व विजेता बन गए। ओलंपिक में गोल्ड मिल गया तो करोड़ों रुपए के इनामों की बरसात उनके ऊपर हो गई। लेकिन वो 10 सेकंड का लेवल लाने के लिए उन्होंने अपने जीवन के कितने साल लगा दिए, ये शायद किसी ने नहीं देखा। ये भी तो देखिए कि किस तरह से वो जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, दिन रात पसीना बहाते थे, तब जाके उन्होंने वो लेवल अचीव किया है। वो आप में से कोई नहीं देखने को तैयार हो रहा। ये जोड़ देख रहे हैं कि हाँ, कि देखिए वो कितने आराम से 10 सेकंड के अंदर करोड़पति बन गए। तो जो 10 सेकंड होते हैं ना, काम तो 10 सेकंड का ही है, लेकिन वो 10 सेकंड अचीव करने के लिए लोगों की पूरी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। जो पिकासो थे, पिकासो बहुत बड़े पेंटर हुए हैं, बहुत बड़े आर्टिस्टों की नाम आता है उनका। तो एक बार एक लेडी उनके पास गई, एक कहानी सुना रहे हैं आपको यहाँ पर। लेडी उनके पास गई और उन्होंने कहा कि आप एक छोटी सी पेंटिंग मेरे को कुछ बना के दीजिए।
तो पिकासो ने वहाँ पर एक हार्डली 30 सेकंड के अंदर एक छोटा सा यूँ स्केच मारा, वो सब किया और नीचे अपने इनिशियल कर दिए और उस लेडी को दे दिया। उसने कहा ये क्या? उसने कहा जाओ, एक मैंने तुम्हें पेंटिंग बना के दी है, ये 50 लाख रुपए की बिकेगी। तो लेडी हंसने लगी कि इतनी जरा सी आपने जरा सा स्केच मार दिया, मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगाए और ये 50 लाख रुपए की बिकेगी, क्यों मजाक कर रहे हैं? उसने कहा कि आप आर्ट गैलरी जाइए, पता करिए, पूछिए और उसके बाद मुझे बताइएगा, मिलेगा मुझसे। तो लेडी गई आर्ट गैलरी लेकर के उसको और वाकई में उसकी जो कीमत थी 50 लाख से भी ऊपर की थी। तो लेडी वापस पिकासो के पास आई, उनसे पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्या यहाँ पर ये ड्रॉ किया है जिसकी वजह से इस पेंटिंग की कीमत 50 लाख रुपए हो गई? तो पिकासो ने कहा जो मैंने ड्रॉ किया है, जो मैंने बनाया है स्केच, इसकी कीमत नहीं है, कीमत उसकी है जो इसके नीचे मैंने अपना साइन किया, अपना जो इनिशियल दिए हैं, उससे वो पहचानी जा रही है कि ये पेंटिंग पिकासो ने बनाई है। और पिकासो क्योंकि वर्ल्ड फेमस एक आर्टिस्ट है, इसलिए उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो लोग क्या करते हैं, लोग वो 30 सेकंड देख रहे हैं कि जो 30 सेकंड के अंदर या कोई व्यक्ति शॉर्ट डाल देता है, उस शॉर्ट पे वो वायरल हो जाता है। कोई अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है, उसमें उसका कोई वीडियो वायरल हो गया तो वो लाखों रुपए कमा रहा है। आप वो एक आधा मिनट का, 1 मिनट का, 5 मिनट, 10 मिनट का वीडियो देखकर लग रहा है कि अरे इसमें क्या है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या हो गया, बड़ा आसान काम है, उसका क्या है, वो तो ज़्यादा छोटे छोटे वीडियो बनाता है, मैं तो उससे अच्छे बना सकता हूँ। ऐसी फीलिंग आती है ना मन में, अरे इसने क्या बनाया, इससे ज़्यादा अच्छा तो मैं बना के दिखा दूँ, इससे ज़्यादा अच्छा तो मैं करके दिखा दूँ, ये क्या डांस करता है या करती है, इससे अच्छा तो डांस मेरे को आता है। ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन उस व्यक्ति ने सालों लगाए हैं उस लेवल को पहुंचने में, उस लेवल को अचीव करने में। आज उसके पास अगर 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तब उसका एक डांस का अगर वो वीडियो व्यक्ति डाल रहा है या डाल रही है और वो वायरल होता है, तो वहाँ पर उसको पैसे मिलते हैं। आपके तो अभी 10 सब्सक्राइबर भी नहीं हैं। मेहनत तो करिए, मेहनत करेंगे निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, खूब ऊंचाइयों तक जाएंगे, खूब आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्रयास आपको ही करने होंगे। जब आप प्रयास करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। ये सोच करके कि नहीं उसके जैसा डांस मैं भी कर सकता हूँ या उससे अच्छा कर सकती हूँ और करके दिखाने लग जाएंगे, कोई व्यू नहीं आने, कुछ नहीं आना, और उसके बाद हताश होकर, निराश होकर बैठ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको लगातार कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते रहनी है, चलते रहना है, वीडियोस डालते रहना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे, रिलेट करेंगे, पसंद करेंगे, और फिर जब लोग आपके साथ आ गए, लोग आप पे जुड़ेंगे और आपके डांस फॉर्म को पसंद करेंगे, तो निश्चित तौर पे वहाँ से भी आपको एक अच्छा ऑडियंस बेस मिलेगा। और फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करके कड़ी जुड़नी शुरू हो जाएंगी, बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और एक बहुत बड़ा यूज़र बेस होने के कारण आप वहाँ पर सक्सेस भी अचीव कर पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। आप भले ही वर्ल्ड क्लास डांसर हों, लेकिन आप या तो पहले नाम बना के प्लेटफॉर्म पे आइए, या प्लेटफॉर्म पे काम कर कर के नाम बनाइए। काम तो करना पड़ेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि काम करे बिना वो प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और उनका नाम बन जाए, तो ऐसा बहुत ही गलत सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये सोच आपको कहीं ना कहीं ले डूबेगी। ऐसी गलती मत करिए। आपको क्या करना है, आपको नाम बनाना है सबसे पहले। या तो आप प्लेटफॉर्म पे नाम बनाइए या बाहर आप नाम बनाइए और फिर प्लेटफॉर्म पर आइए। सफलता ज़रूर मिलेगी, मेहनत का फल ज़ाया नहीं जाता। और कहते हैं बहुत मीठा होता है मेहनत का फल। तो उस मीठे फल को जब आप खाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास भी आपको करने होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थोड़ी सी मेहनत अब आप ज़रूर बढ़ाएंगे अपनी, ताकि ये मीठे मीठे मेहनत के जो फल हैं वो आपको मिल पाएँ। आपका कोई सवाल हो या कोई प्रश्न अधूरा रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमारे साथ जुड़ करके पूछ सकते हैं, या किसी खास टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहें तो वो भी हम आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। तो अमीर बनने के लिए, जैसे आपने पूछा था साहिद जी, प्रयास करते रहिए। और क्योंकि आपने ठान लिया है तो आपको अमीर बनने से रोक कोई नहीं सकता। अब आप अमीर बन के रहेंगे, और जब बन जाए तो एक बार मेरे को यहाँ पर पिंग जरूर करिएगा, बताइएगा कि आपने जो अपने लिए अमीरी का लेवल सोचा था। क्योंकि देखिए हर एक का लेवल अलग होता है। जो ज़िंदगी आप और मैं यहाँ पर जी रहे हैं,
कई सारे लोग ऐसे जीवन जीने का सपना देखते हैं, उनके लिए यही सक्सेस है। और हम लोग अपने से ऊपर वाले लोगों को देख करके सोचते हैं कि यार ये बन जाते तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था। तो हर एक का अपना अलग नज़रिया है, अलग सोचने का तरीका है। आप जो सोचते हैं, जैसा आप मानते हैं, उस तरह से आप आगे बढ़िए। निश्चित तौर पे आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। खूब आगे बढ़ेंगे, खूब आगे तक जाएंगे, लेकिन प्रयास तो आपको ही करने पड़ेंगे। आपके बदले में कोई और प्रयास नहीं करने वाला। प्रयास आप ही करेंगे, सफलता आपको ही मिलेगी और उस सफलता का स्वाद भी आप ही चखेंगे। अगला प्रश्न ले रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आया है गणपत सिंह राजपुताना जी का। गणपत सिंह राजपुताना जी ने यहाँ पर पूछा है, भारत में ऐसा क्यों है कि मौत गाय को पूरा ऐसा हो गया। दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। भारत में ऐसा क्यों है कि मौत गाय को पूरा ऐसा हो गया। तो गणपत जी, माफ़ी चाहूँगा, आपका जो प्रश्न है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी यूज़र को यहाँ पर ये समझ में आया है तो वो ज़रूर पिंग करके हमें बता दे कि आखिर वो पूछना क्या चाह रहे हैं, क्या उनका क्वेश्चन है, ताकि यहाँ पर हम सवाल का जवाब दे पाएँ। अभी जो यहाँ पर उन्होंने पूछा है मेरे सर के ऊपर से चला गया है, मेरे को इस पर कुछ भी समझ में नहीं आ पाया है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन थोड़ा सा आपके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने प्रश्न जो भी पूछें थोड़ा सा प्रॉपर होके पूछें, पूरा पूछें और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछें। अगर आप कन्वर्ट करके लिख देंगे इंग्लिश हिंदी में तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बंगला में पूछिए, तमिल तेलुगु में पूछें, मलयालम पूछें, मुझे नहीं पता चलेगा। ना तो मुझे लैंग्वेज आती है, ना ही मैं उसको पढ़ पाऊँगा, ना ही समझ पाऊँगा, ना ही उत्तर दे पाऊँगा। प्रश्न आप हिंदी में इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन आप लिख तमिल रहे हैं, तेलुगु रहे हैं या महाराष्ट्रियन लिख रहे हैं, तो मेरे को मराठी वगैरह समझ में नहीं आएगी। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में ही अपना सवाल पूछना है, तभी मैं यहाँ पर आपको या मैं जैसा कोई भी एक्सपर्ट होगा वो जवाब दे पाएगा। आप किसी दूसरी लैंग्वेज में अगर सवाल पूछेंगे तो हम यहाँ पर आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आप इसको कन्वर्ट करके लेके आइए हमारे लिए हिंदी या इंग्लिश में, तभी हम यहाँ पर आपके सवाल का जवाब दे पाएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आया है ममता वर्मा जी का। तो ममता वर्मा जी ने यहाँ पर सवाल किया है हमारे से कि मैं टीईटी क्लियर करना चाहती हूँ, कैसे करूँ, हेल्प मी। तो ममता जी आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ पर टीईटी करना चाहती हैं तो उसके लिए आपको प्रयास करने होंगे, मेहनत करनी होगी। जब आप कॉन्टिन्यूस एफर्ट अपने करेंगे, जब आप कॉन्टिन्यूस अपनी मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। उसके लिए क्या करना होगा, आपको स्विच करना होगा अपने जो कंफर्ट जोन है उससे, और आप कंफर्ट जोन से निकल करके जब बाहर अपने प्रयास जारी रखेंगे, जब आप अपने मेहनत जारी रखेंगे, तभी आपको यहाँ पर सफलता मिल पाएगी। तो उसको आप जारी रखिए। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो समय है उसको व्यवस्थित करके रखें। उसको आप अपने जो भी स्केड्यूल है उसको अरेंज करके रखिए, तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगी। एक बढ़िया सा उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक टाइम टेबल अपने लिए डिज़ाइन करिए। टाइम टेबल डिज़ाइन करने से क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको पता रहेगा कि आप अभी जो माइलस्टोन आपने अपने लिए सेट करे हैं उनको कितनों का आपने अचीव कर लिया गया है और कितनों को अचीव करना बाकी है। वो आपके लिए सबसे अच्छा यहाँ पर रहेगा। उसके अनुसार अगर आप यहाँ पर अपने लिए प्रयास करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, तो आपको यहाँ पर सफलता भी मिलेगी। और अगर आप यहाँ पर सिर्फ जनरलाइज वे में ट्रेनिंग करेंगे कि आज हाँ आज टाइम मिल गया, आज पढ़ लेते हैं, आज टाइम नहीं मिला, या कल तो मेरा बहुत बिजी आने वाला है, कल मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊँगी, इस तरह की अगर आपके अंदर रहेगा तो यकीन मानिए आप उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, काफ़ी ज़्यादा टफ एग्ज़ामिनेशन के अंदर ये माना जाता है। काफ़ी प्रयास भी करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर
एफ़र्ट्स करने होंगे, एफ़र्ट्स करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ पर एक बढ़िया सा स्केड्यूल बनाइए, उस स्केड्यूल को फॉलो करने का पूरा प्रयास करिए, और जब आपका स्केड्यूल फाइनल हो जाए तभी आप यहाँ पर आगे बढ़िए। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ ये सोच करके कि देख लेते हैं, भर लेते हैं, पास हुए तो हुए, नहीं हुए तो नहीं से, अगर इस तरह की पंचवर्षीय योजना बना के काम करेंगे तो आपको यहाँ पर डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। अगर इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रयास अपने जारी रखने पड़ेंगे, तभी आप आगे यहाँ पर अपने जीवन में बढ़ पाएंगे। तो आशा करते हैं आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल अधूरा रह जाता है तो आप यहाँ पर हमसे पूछ भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बहुत अच्छा संदेश यहाँ पर हमारे पास हमारे यूज़र ने भेजा है। गेस्ट यूज़र हैं तो इसलिए नाम नहीं पता है, और संदेश जो है वो आपको जो यहाँ पर पढ़ के हम बता देते हैं। बहुत अच्छा संदेश हमारे पास आया है, और संदेश ये है कि हमारी सभी उंगलियाँ की जो लंबाई है वो बराबर नहीं होती है। हमारी सभी उंगलियों की जो लंबाई है वो बराबर नहीं होती है। अगर हम अपने हाथ की बात करें तो आप देखेंगे कि छोटी उंगली भी है, रिंग फिंगर जिसको आप कनिष्का भी बोलते हैं, या फिर आप इसको उसके बराबर में कौन सी आती है, रिंग फिंगर, या फिर आपकी क्या होती है, इसको हिंदी के नाम मुझे याद नहीं आ रहे तो माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद यहाँ पर आती है आपकी मिडिल फिंगर, या जिसको आप क्या बोलते हैं, मध्यमा, और ये आपकी होती है इंडेक्स फिंगर, और जिसको कहते हैं तर्जनी, और ये आपका अंगूठा होता है। ठीक है, तो ये आपके हाथ है और इस हाथ में आपकी उंगलियां। लेकिन जब हम इसको बंद कर लेते हैं तो ये जो है ये आपका बराबर से दिखाई देता है। ऐसी होता है ना, इसमें पता नहीं चलता कि उंगली कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ये सब बराबर आ जाती हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही हमें अपने जीवन में भी बनना होता है। कुछ लोगों में, परिवार की अगर बात करें तो कुछ कमियां होती हैं। कोई एक फील्ड में ख़राब है तो दूसरे में बहुत अच्छा है, कोई दूसरे में अच्छा है तो तीसरे में ख़राब है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, और आपको क्या करना होता है, आपको उन कमियों को नज़रअंदाज करते हुए जीवन में आगे बढ़ना होता है। अगर आप ये सोचने लगें, या आपके परिवार वाले ये सोचने लगें कि अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, अगर इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चलती हैं तो अक्सर परिवार फिर बिखरने लग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से जितना आप दूरी बना के रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि अगर आप यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं तो दूसरे के काम में कमियां ना निकालें। आप हो सकता है किसी काम में बहुत अच्छे हो, आप वीडियोस बनाते हैं, आप वीडियोस पे लाइव जाते हैं और तमाम एक लोग आपसे जुड़ते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप सोशल मीडिया के लिए एक आइडल पर्सनैलिटी हो सकते हैं। लेकिन क्या आप उतने ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आसपास लोगों के साथ मिलकर बातचीत करने में? क्या उनके साथ आप कंफर्टेबल रहते हैं, कंफर्टेबली आप उनसे बात कर सकते हैं, हाँ या नहीं? कई लोग कहेंगे नहीं, हमें वर्चुअल दुनिया में रहना पसंद है, वर्चुअल लोगों से बात करना पसंद है, लेकिन जब हम रियलिटी की में आते हैं, लोग हमारे सामने आते हैं तो हम घबराने लग जाते हैं, हमसे शब्द नहीं निकलते मुंह से। तो यहाँ पर आप अगर क्रिटिसाइज़ करने लग जाएं उन लोगों को जो रियलिटी में या फिर रियल लाइफ में लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सही नहीं है। या रियलिटी वाले लोग आपको क्रिटिसाइज़ करने लग जाएं तो वो भी सही नहीं। आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर प्रयास करने होते हैं अपने जैसा किसी को नहीं बनाना और दूसरे जैसा बनना नहीं। अपनी एक अलग पहचान बनानी है और उस पहचान के साथ अपनी शख्सियत को जीना है। तो यहाँ पर दूसरे की कमियां मत निकालिए। कोई उंगली छोटी है तो उसका भी कुछ ना कुछ औचित्य है, किसी रीज़न से छोटी है। ऐसे ही नहीं है कि किसी को छोटा बना दिया गया है। कोई उंगली बड़ी है तो उसका भी अपना अलग एक सिग्निफिकेंस है।
तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी होंगी। जब आप समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करेंगे, काम करेंगे, तो आपको यहाँ पर अच्छे रिज़ल्ट, अच्छे रिस्पॉन्स भी मिलेंगे। और अगर आप ये सोच करके दूसरों के उसमें काम करते रहें कि अरे ऐसा क्या, वैसा क्या, ये क्यों, वो क्यों, तो फिर आप यहाँ पर दिक्कत में पड़ेंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये नहीं सोचना होता कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है, पहली चीज़। क्योंकि जो कार्य आप आज कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति कल की डेट में आके आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कार्य कर सकता है। फ़ोन आए थे एक समय में, आपने देखे भी होंगे, डायलर फ़ोन हुआ करते थे, नंबर घुमाते थे, पूरा चक्का घूमता था और फिर वापस आता था, फिर एक अगला नंबर घुमाते थे। उस समय वो फ़ोन बहुत ही बेशकीमती माने जाते थे। जिस घरों में फ़ोन हुआ करते थे, लोग पहचानते थे कि अरे शर्मा साहब के यहाँ तो फ़ोन है, वर्मा साहब के यहाँ फ़ोन है। आसपास के 2-4 मोहल्लों में सिर्फ एक घर ऐसा होता था जहाँ पर फ़ोन हुआ करता था। कुछ लोग शायद रिलेट कर पा रहे होंगे उन बातों से। देन उसके बाद क्या हुआ, पेजर आए। शायद कुछ लोगों ने देखे भी ना हो। आपको बता दें, एक बहुत छोटी सी डिवाइस होती थी, इतने से पेजर होते थे और वहाँ पर मैसेज आते थे। हालांकि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वो डिवाइस नहीं रही, क्योंकि जल्दी उसको रिप्लेस कर दिया किसने, इस मोबाइल फ़ोन ने। मोटरोला कंपनी के, नोकिया कंपनी के मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े, और ऐसे मोबाइल फ़ोन थे कि किसी को खींच के फेंक के मारिए उसका सर फट जाए, मोबाइल फ़ोन को कुछ नहीं होगा। ऐसे मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे। देन समय बदला, ज़रूरतें बदली, और उसके साथ क्या आ गया, GPRS 2G मोबाइल फ़ोन आ गए। हम लोग स्विच कर गए, इंटरनेट एक्सेस करने लगे मोबाइल फ़ोन पे। फिर क्या हुआ, फिर आपके 3G आ गए, देन उसके बाद 4G आ गए, और अब 5G की तैयारी है। आज की डेट में आप किसी को 1G फ़ोन पकड़ा दीजिए, आप उसको चक्के वाला फ़ोन पकड़ा दीजिए, आपके सिर पे दे के मारेगा, या क्या करूं इसका। जो एक टाइम पे आपका एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था, आज की डेट में कोई उसको लेना, अपने घर में रखना पसंद नहीं करता है। तो ज़रूरतें भी बदलती हैं, वक्त भी बदलता है, और उसके साथ चीज़ें भी बदल जाती हैं। आप ये मत मान के चलिए कि अगर सामने वाले में कुछ कमी है तो वो कमी बनी रहेगी, या वो कमी बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि अगर भगवान किसी में कोई कमी देता है तो उसके साथ कोई अच्छाई भी देता है। अब उस अच्छाई का फ़ायदा किस तरह से उठाना है, ये आपको देखना है। फ़ायदा इन द सेंस कि आपको किस तरह से उसको पॉजिटिव वे में लेना है। अगर आप यहाँ नफ़ा नुकसान देखने बैठ जाएंगे तो आप रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि आप यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ काम करें, पॉजिटिविटी बनाए रखें, और सामने वाले को पूरी तवज्जो दें। अक्सर यहाँ पर इंडियन सोसाइटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत देखी जाती है कि घर में बच्चे हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उन बच्चों के बीच में कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। तुम खराब हो, तुम्हारा भाई अच्छा है। तुम खराब हो, तुम्हारी बहन अच्छी है। तुम खराब हो, तुम्हारे से अच्छा तो गुप्ता जी का लड़का है। तुम खराब हो, तुमसे अच्छी तो वर्मा जी की लड़की है। ऐसे कुछ कंपैरिजन होते हैं ना। और ये भी बताया जाता है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और वर्मा जी की लड़की के कितने मार्क्स आए हैं। उस समय बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि आपकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है और सामने वालों की अलग आइडेंटिटी है। हो सकता है कि शर्मा जी या वर्मा जी का लड़का लड़की बहुत अच्छे हों, बहुत होशियार हों, पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, लेकिन उनको गिटार बजाना नहीं आता, उनको पियानो बजाना नहीं आता, वो ऑनलाइन गेमिंग में बहुत अच्छे नहीं हैं, उनको कंटेंट राइटिंग नहीं आती, वो कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि उनकी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के पैकेज पे जॉब भी लग जाए, और आप हो सकता है कि 1 करोड़ रुपए महीना अपने कंटेंट राइटिंग से कमा रहे हो। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आपको किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है। और पेरेंट्स को भी यहाँ सोचना चाहिए कि फोर्स ना करें बच्चे के ऊपर। बच्चे को एक बेसिक स्कूलिंग, एक बेसिक एजुकेशन तो उसको लेनी है, उतना तो फोर्स करना बनता है पेरेंट्स का कि हाँ आपको 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई करनी है, उतना तो आप करवाइए। बच्चा अगर वो भी ना करना चाहे तो फिर तो
आपको सख्त होना पड़े तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन तो बच्चे को पूरी करवानी है। लेकिन उसके बाद आप बच्चे के ऊपर छोड़ सकते हैं कि उसको क्या बनना है, क्या करना है जीवन में, वो खुद डिसाइड करे। ये मत सोचिए कि आप उसके भविष्य के निर्माता हैं, आप ही सोच के बताएंगे, आप ही वो करेंगे, ऐसा नहीं है। बच्चे को खुद से डिसाइड करने दीजिए, खुद उसका मनोबल बुलाने दीजिए, बनने दीजिए। उसको देखिए कि वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे काम करिए। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि नहीं, आपको यहाँ पर बच्चे को बताना है क्या बनना है, क्या करना है, तो उसके डिसीजन कहाँ गए? आप उससे पूछिए वो क्या बनना चाहता है और उसमें सपोर्ट करिए। अपनी ख्वाहिशें मत ला दिए। आपको लगता है कि आपको बहुत बड़ा इंजीनियर बनना था, आईआईटी क्रैक करना था, आप नहीं कर पाए तो आपका जो बेटा है वो करेगा, आपकी जो बेटी है वो करेगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत अच्छी डांसर बनना चाहती हो सकता है आपका बेटा बहुत अच्छा सिंगर बनना चाहता हो, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी ज़िंदगी उनको जीने दीजिए, उसमें इंटरवीन मत करिए। लेकिन हाँ, गाइड जरूर करिए कि अगर ये बनना चाहते हो तो इसके लिए ये पढ़ाई ज़रूरी है, ये करना चाहते हो तो इसके लिए ये बनना ज़रूरी है। डॉक्टर बनना था और वो इंजीनियरिंग लेके बैठा हुआ है या मैथ्स लेके बैठा हुआ है, तो उसमें उसका सही नहीं है। आपको उसको बताना होगा कि नहीं, तुम्हें बायोलॉजी स्ट्रीम पर जाना होगा। अगर उसको दुनिया का सबसे अच्छा या इंडिया का सबसे अच्छा वकील बनना है, तो आपको बताना होगा कि आप गलत फील्ड में, आप साइंस साइड मत लो, आप यहाँ पर ह्यूमैनिटी लो या आर्ट्स लो, वो सब्जेक्ट्स उसके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। उसको सीए बनना है तो आपको गाइड करना होगा कि तुम्हें कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहिए। तो मेंटोर और गाइड की भूमिका में रहिए, निश्चित तौर पे आपको यहाँ सफलता मिलेगी। अपनी ख्वाहिशें बच्चे के ऊपर मत ला दिए, मत थोपिए, उससे बच्चे का जो मानसिक दबाव है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है और उसको इश्यूज़ भी यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको प्रयास करने हैं, मेहनत करनी है, लेकिन बच्चे के एज अ मेंटर आपको काम करना है। बच्चे के ऊपर अपनी ख्वाहिशों के बोझ नहीं ला दी। कई सारे पेरेंट्स को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, बातचीत होती है उनके साथ, तो उनका वही रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। अरे उसको जीने दीजिए, उसकी ज़िंदगी जीने दीजिए। हाँ, बेसिक लेवल की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है, अब उसको मान लीजिए 2 का टेबल भी नहीं आता है, 4 का टेबल नहीं आता, 18 का टेबल नहीं आता। समय दीजिए बच्चे को, याद कर लेगा और आगे बढ़ाइए। अगर उसको कोई चीज़ दिक्कत आ रही है तो उसके एज अ दोस्त बन के उसको याद करवाइए, पढ़ाई करवाइए, प्रेशराइज मत करिए। और जब आके बेटे को या बेटी को रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये आपके ही फ़ायदे की बात है या उनके ही फ़ायदे की बात है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर वो आपके साथ रिलेट भी कर पाएंगे और आपके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ेंगे भी, आपकी गाइडेंस में बढ़ेंगे। तो वो चीज़ तो आपको यहाँ पर उनको एज अ मेंटरशिप बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी, तभी आगे चीज़ें कंटिन्यू होंगी। अदरवाइज़ इस तरह के इश्यूज़ आपके सामने आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ऑन प्रॉब्लम्स से फिर क्या होगा कि आगे और दूसरी चीज़ें रिलेट होंगी, परिवार में तनातनी होगी। तो उससे अच्छा है कि इनिशियल लेवल पे इन चीज़ों को रोका जाए, बातचीत करी जाए, आपस में बैठ के कम्युनिकेट किया जाए। क्या दिक्कतें, क्या प्रॉब्लम्स आपके एंड से आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स सामने वाले के एंड से आ रही हैं, वो देखा जाए और कैसे उसको रेक्टिफाई या रिमूव करा जा सकता है उसके बारे में भी जाना जाए। जब इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, इस तरह से हम चीज़ों को रिलेट करके चलेंगे, तभी हमें यहाँ पर बेनिफिट भी मिलेगा। अगर हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सोचते रहें और उसके अकॉर्डिंग आगे प्लान करके चलतेंगे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बड़ी होती जाएंगी और ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते जाएंगे और फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे और हमें लगेगा उस रिलेशनशिप से ही अलग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और ब्रेकअप हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी छोटी सी प्रॉब्लम होती है, ध्यान नहीं देते, फिर वो इतनी बड़ी होती है और बड़ी होती है और बड़ी 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 होती चली जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर ये होता है कि यार यहाँ पर रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का कोई बेनिफिट नहीं है। सामने वाला आपकी नहीं सुन रहे, आप सामने वाले की बात नहीं मान रहे,
इस तरह के जहाँ पर भी इश्यूज़ हैं, सबसे पहले आपको सामने वाले की कमियां एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर आप एक रिलेशनशिप के प्रति सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप कंटिन्यू रहे, तो आपको प्रयास करने होंगे, मेहनत करनी होगी, और उसके लिए आपको खुद ये चीज़ें देखनी होंगी कि आखिर सामने वाले में क्या कमियां हैं और आप में क्या कमियां हैं और किस तरह से कंटिन्यू किया जा सकता है। सिवाय सामने वाले की कमियां गिनाते रहने के या सामने वाला व्यक्ति आपकी कमियां गिनाता रहे तो रिलेशनशिप नहीं चल पाएगी। एक और चीज़ जो किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी होती है वो होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट जरूर होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं विश्वास या भरोसा। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, तब तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलेगी। अदरवाइज़ क्या इश्यूज़ आएंगे कि सामने वाले ने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये सारे इश्यूज़ वहाँ पर या दिक्कतें आती हैं। आपको क्या करना होता है, आपको एक ट्रस्ट डेवलप करना होता है। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर अपने साथी के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा। तमाम एक सवाल मेरे पास आते हैं कि पार्टनर मेरा धोखा दे रहा है या दे रही है, क्या करूँ, कैसे करूँ। आपको किसने बोल दिया? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ इस वजह से कि आप शक की वजह से आपकी वो चली जाती हैं, आप उनसे दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आखिर क्या इश्यूज़ हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप में और आपके सामने वाले जो व्यक्ति है उसमें, और किस तरह से यहाँ पर कम्युनिकेशन जो गैप इस्टेब्लिश हुआ है उसको कैसे रिमूव किया जाए, कैसे उसको हटाया जाए। साथ ही किस तरह से आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत पुरानी कहावत है, यू कैन ऑलवेज लव द पर्सन यू ट्रस्ट बट यू कैन नॉट ट्रस्ट द पर्सन यू लव। तो जो ही नहीं कि आप हर प्यार करने वाले व्यक्ति पे भरोसा कर लें, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति पे भरोसा करते हैं तो उसको आप अपने आप ही चाहने लगेंगे, उसको आप प्यार करने लगेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर भरोसा इस्टेब्लिश करना बहुत बड़ी बात है। भरोसा आपको एक दिन में, 2 दिन में नहीं आता, सालों लग जाते हैं भरोसा इस्टेब्लिश करने में। और जो आप इनिशियल फेज़ में होते हैं किसी भी रिलेशनशिप के, मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो आँख मूंद करके भरोसा भी नहीं करना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है, आपसे सिर्फ पैसे ऐंठने उसका मकसद होता है, और आपको वो लगता है कि नहीं वो आपसे प्यार करता है या करती है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आँख मूंद करके भरोसा कर रहे हैं। आपके दोस्त आपको बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। आपके पेरेंट्स आपको रोक रहे हैं, वो मना कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा। आप आँख मूंद करके भरोसा कर रहे हैं अपने पार्टनर पे। तो ऐसा आँख बंद करके भरोसा नहीं किया जाता। आपको सामने वाले को समझना होता है, देखना होता है, जानना होता है, परखना होता है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचकर कि नहीं आप तो प्यार कर रहे हैं और प्यार में सब जायज़ है, बिल्कुल भरोसा करना चाहिए, ऐसे आँख मूंद करके भरोसा ना करें। भरोसा करिए, लेकिन अपने आँख नाक कान भी खुले रखिए। कई सारे प्रश्न आते हैं हमारे पास, जहाँ पर होता है कि रिलेशनशिप में थे, सामने वाले ने पैसे ऐंठे, सब कुछ किया, और अब आज की डेट में डिच करके चले गए, छोड़ के चले गए, मना कर दिया कंटिन्यू करने को, क्या करें। तो देखिए यहाँ पर किसने कहा था पैसे लगाने को, क्योंकि सामने वाला आपका सिर्फ पैसा देख के ही आया था। उसके दिमाग में स्टार्टिंग में ही प्लान्स थे, और आप वहाँ पर आँख मूंद करके सामने वाले पे भरोसा करे आ रहे थे। इस तरह की गलती नहीं करनी होती। आपको किसी रिलेशनशिप में अगर आप हैं, ट्रस्ट रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन आँख मूंद करके भरोसा ना करिए। उससे आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा भविष्य में। तो ऐसी गलती
आशा करता हूँ नहीं करेंगे आप, और एक अच्छे संबंध के लिए आप नींव रखेंगे और उसी नींव पर आपका जो मधुर संबंध है वो इस्टेब्लिश होगा, ऐसी मेरी आशा है आपके लिए। लेकिन पर पुनः कहना चाहूँगा कि आंख मूंद करके भरोसा किसी भी रिलेशनशिप में मत करिए। और एक यहाँ पर कमेंट भी आया है, ओ अच्छा। जी बिल्कुल अच्छा, सही बात है जो बता रहे हैं आप। जब भी किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो वहाँ पर पार्टनर के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए, आंख मूंद के नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे सब में जब व्यतीत होता है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो आपको फिर समझ में आने लगता है कि हाँ, यहाँ पर सामने वाला जो पर्सन है वो सही में सीरियस भी है उस रिलेशनशिप को लेकर के या नहीं, और तब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, उस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है, उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं किया जाना चाहिए, तो एज अ बोझ लेकर उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू बिल्कुल ना करें। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी आपके जो सवाल हों, चाहे वो आपके पर्सनल सवाल हों, प्रोफेशनल सवाल हों, आपके करियर से जुड़े हों, एजुकेशन से जुड़े हों, पर्सनल लाइफ से जुड़े हों, वो आप सवाल यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके सभी सवालों को यहाँ पर हम ले पाएँ, उनके जवाब दे पाएँ। तो मिलते हैं किसी और दिन, किसी और सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।